ठीक है, तो ये पार्ट थर्ड है, ठीक है वीडियो। इसमें हम लोग देखेंगे कि मॉडरेट्स एंड वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, नरम दल और गरम दल, ठीक है, लिबरल आइडियोलॉजी एंड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के लीडर्स को देखेंगे। कौन कौन लीडर्स थे, क्या क्या आइडियोलॉजी थे, कि आपस में कोलैबोरेशन क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं कोऑपरेशन बन पाया, क्यों ये अलग हो गए, अलग अलग विचारधारा में चले, और कहा जाता है कि किसकी आइडियोलॉजी द ग्रेटर आइडियोलॉजी थी भारत को विजय दिलाने में, भारत को आजादी दिलाने में, कौन अहम भूमिका निभाया। तो सारी चीज पर इस पर बात करेंगे। तो बात करता हूँ मॉडर्न लीडर्स की, बात करता हूँ तो मॉडर्न लीडर्स में जो लीडर्स आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेम पूछ दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें से पूछेगा आपको कि मॉडर्न लीडर्स कौन कौन है, करेक्ट करिए। तो याद रखिएगा आप सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को भी लीड किया था आगे जाकर। दादा भाई नौरोजी कौन, जो विदेश में जाकर क्रांति फैलाए थे, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट। डब्ल्यू सी बनर्जी कौन थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी के गुरु। फिरोज शाह मेहता, बम्बई प्रेसिडेंसी के मालिक। ये सब कौन थे, मॉडरेट्स, लिबरल आइडियोलॉजी के। लिबरल आइडियोलॉजी मतलब शांत विचारधारा, मतलब कि ज्यादा हम लोग ज्यादा क्या नहीं करेंगे, डंडा उंडा नहीं चलाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, बात से ही लड़ाई लड़ेंगे, डंडा उंडा से नहीं, बम से नहीं। तो इनकी आइडियोलॉजी थी ये। इनका जो मेथड था वो 3P पर वर्क करता था। 3P करने का मतलब, कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है, मान लो कि सरकार ऐसा कानून लाती है जो भारत के अगेंस्ट में हो, एक्सप्लोटेटिव पॉलिसी लाया, ठीक है, तो भारत को पसंद नहीं आया, तो भारत कांग्रेस पार्लियामेंट में जाएगा और क्या बोलेगा जाकर, पहले तो क्या बोलेगा, प्रेयर करेगा, प्लीज सर ये कानून वापस ले लीजिए, पसंद नहीं है, ये हमारे दमनगिरी जो एक्सप्लोटेटिव के अगेंस्ट में है, ये एक्सप्लोटेशन दिखाया जा रहा है, पीसफुल के अगेंस्ट में है। प्रेयर करेंगे, पहले प्रेयर से नहीं सुनेंगे, फिर अर्जी डालेंगे, पिटीशन डालेंगे, लेटर लिखेंगे, पिटीशन से भी नहीं सुनेगा वॉइस, तो फिर प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये 3P काम करता था, प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट। लेकिन बम उम नहीं फेंकेंगे, ठीक है, पुलिस स्टेशन को नहीं जलाएंगे। इनका विचारधारा था कि प्रेयर, प्रार्थना करेंगे, अर्जी डालेंगे और शांति रूप से प्रोटेस्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है कि ये धीरे धीरे रिफॉर्म चाहते थे, कि ग्रेजुअल रिफॉर्म हो, धीरे 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 संविधान पर विश्वास रखते थे, ब्रिटिश में बिलीफ रखते थे, ब्रिटिश के रूल्स में जस्टिस रखते थे, कि विश्वास रखते थे कि ब्रिटिश न्याय कर सकता है, ब्रिटिश के ऊपर लीडर्स हैं, सपोर्ट करते थे। मेजर डिमांड ऑफ मॉडरेट्स की बात करता हूं कि मेजर डिमांड क्या है मॉडरेट्स की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या चाहते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन चाहते थे, काउंसिल में रिफॉर्म करना चाहते थे, ग्रेटर इंडिया लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेशन बढ़े इंडियंस की, वो चाहते थे। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में काउंसिल बनना चाहिए, पार्लियामेंट में बजट पर डिस्कशन होना चाहिए। मतलब ये जितनी भी बातें सब कर रहे हैं, सब इंटेलेक्चुअल बातें हैं, इंटेलेक्चुअल रूप से अपनी बातों को रख रहे हैं, ब्रिटिश को टक्कर दे रहे हैं इंटेलेक्चुअल लेवल में, ठीक है। ये भी बहुत ही अहम भूमिका निभाया है भारत को आजादी दिलाने में, गांधी जी भी यही करते थे। 2 इंडियन मेंबर्स इन द वाइसरॉय एजुकेटिव काउंसिल, वाइसरॉय एजुकेटिव काउंसिल में 2 इंडियन मेंबर होने चाहिए, इसलिए क्योंकि जो भी रूल्स एंड पॉलिसी बनाया जा रहा है वो इंडियंस के हित में हो, इंडियंस के बेनिफिट में हो, ये कि सिर्फ अपने के लिए बना दे। एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल सर्विस में इंडियंस पीपल होनी चाहिए, और जो ड्रेन मनी है उसको रोके।
ड्रेन मनी का थ्योरी किसने दिया था? ड्रेन मनी की कि ब्रिटिश है क्या करती है कि इंडिया का पैसा ब्रिटिश ले जाती है। ब्रिटेन इंडिया का पैसा ब्रिटेन ले जाती है। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसको रोकने के लिए दादा भाई नौरोजी ने एक थ्योरी दिया था, ड्रेनेज ऑफ मनी, दादा भाई नौरोजी ने। जो ऊपर लीडर हम देखे ना। और इनको कहना क्या था कि एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस को रिड्यूस करें, ज्यादा टैक्सेस ना लगाएं, मिलिट्री चार्ज को रिड्यूस करें, कॉटेज इंडस्ट्री जो हमारे इंडिजीनियस इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस करें, कॉटेज इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट्स को इंकरेज करें, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ब्रिटिश अपने इंडस्ट्री लगा रहा है और हमारे कॉटेज इंडस्ट्री को डिक्लाइन करते जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलिट्री पर जो खर्चा होगा वो दोनों का मतलब इक्वल शेयर होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ इंडियन का टैक्स ही मिलिट्री पर लगा रहे हैं और वही मिलिट्री का यूज कर रहे हैं इंडियंस पर। दैट इज नॉट गुड। इंडियंस शुड बी अलाउ इन द आर्मी, और हाई रैंक पर मिलना चाहिए उनको। आर्म्स एक्ट हाईली अपोज्ड, आर्म्स एक्ट नहीं होना चाहिए कि अगर हथियार आप भी रख रहे हैं तो आपके पास भी लाइसेंस होना चाहिए। अब आता है राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट का उदय कैसे हुआ? लाल बाल पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, और एक अरविंदो घोष। ये सब गर्म दल के नेता थे। इनका ये यूज करते हैं तो शस्त्र और शास्त्र दोनों, मतलब कि बुद्धि भी चाहिए और हथियार भी चाहिए। बिना हथियार का तो लड़ाई नहीं लड़ूंगा, बम मारो, डंडा मारो, गोली मारो, लेकिन ब्रिटिश को भगाओ यहाँ से। आजादी चाहिए कोई भी हालत में, इमिडिएटली स्वराज चाहिए। स्वराज की बात रखे थे, तुरंत स्वराज चाहिए। हमारा देश है, हम रूल करेंगे इस पर, हम कानून बनाएंगे अपने लोगों के लिए। आप कौन होते हैं कानून बनाने के लिए? आपकी विचारधारा क्या है? आप कैसे हमारे हित के लिए काम कर सकते हो? ये सब चीजें लेकर गरम दल रेडी थे। और एक्सट्रीमिस्ट इतना फैला माशाल्लाह की, माशाल्लाह छोड़ो, कि ब्रिटिश सरकार घुटनों तक आ गए थे, परेशान हो गए थे कि इतना प्रोटेस्ट, इतना दंगे कहां से हो रहे हैं। तो बात करूंगा कि गरम दल के नेता अलग क्यों हो गए कांग्रेस से। पहले सब कांग्रेस में थे, क्या हो गया कि पहले तो बताया मैंने आइडियोलॉजी अलग अलग थी। गरम दल के जो नेता थे उन्होंने देखा कि जो मॉडरेट जो काम कर रही है थ्री पी पर, वो थ्री पी से जस्टिस नहीं मिल पा रहा उनको, तुरंत जस्टिस मिल ही नहीं पा रहा था, लेट लग रहा था, गिड़गिड़ाने वाला चीजें थे कि पहले प्रे करो, फिर पिटीशन डालो, फिर प्रोटेस्ट करो। वो अच्छा नहीं लग रहा था उनको, और सक्सेस रिजल्ट भी बहुत स्लो था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हम अलग हो जाएंगे, हम विद्रोह करेंगे, बम मारेंगे, डंडा चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन नहीं रहेंगे मॉडरेट के साथ। ये आइडियोलॉजी का एक डिफरेंस था। और दूसरा डिफरेंस था कि कुर्सी का, पावर का। तो दो नेता थे, लीडर्स थे। तिलक चाहते थे कि लाल लाजपत राय चाहते थे, सॉरी, तिलक चाहते हैं कि कोई मेरा दल का लीडर बने कांग्रेस में, और मॉडरेट्स वाला चाहते थे कि हमारा नेता हो। दोनों अलग अलग, मॉडरेट्स अलग, एक्सट्रीमिस्ट अलग। लेकिन अंत में जो विजय हुआ, मॉडरेट्स के लीडर्स बने, राज बिहारी बोस। तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए वो अलग हो गए। कि दो, एक आइडियोलॉजी का डिफरेंस, एक पावर का, दो चीज के लिए यहां से टूट हो गया ना, सूरत स्प्लिट देखेंगे इसको। तो अभी जो फर्स्ट पॉइंट है वो डिससेटिस्फेक्शन विद मॉडरेट्स। मॉडरेट से खुश नहीं थे, फ्रस्ट्रेशन में झेल रहे थे अपने आप को, मॉडरेट की जो पॉलिटिक्स के, मॉडरेट्स की पॉलिटिक्स क्या थी वो मैंने अभी बताया थ्री पी को लेकर। उनका जो भी डिमांड था वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो चाहते थे कि धीरे धीरे हमारा कंप्लीट हो। और गरम दल के नेता स्वराज चाहते थे, तुरंत होना चाहिए, इमीडिएट, नोट स्लोली स्लोली प्रोसेस नहीं होना चाहिए। स्लो पॉलिटिकल प्रोसेस के अगेंस्ट में थे, क्योंकि ये ब्रिटिश रूल के जो एक्सप्लोइटेशन जो नेचर था ना, उसको बारीकी से समझे थे। चाहे हमारा पैसा विदेश भेज रहे हो, अपना ड्रेन वेल्थ,
रेवेन्यू पॉलिसी, जो रिप्रेसिव रेवेन्यू पॉलिसी है उसको देख रहे थे। फॉरेन का डोमिनेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था ब्रिटिश का, और सेल्फ गवर्नमेंट का इंटेंशन ही नहीं था, सेल्फ गवर्नमेंट दे ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ बातें करते थे कि हाँ हाँ ये वो। ये सब चीजों को देखकर गरम दल अलग हो गए, और इनकी आइडियोलॉजी यही थी। और बताता हूँ थर्ड पॉइंट क्या था, किसके वजह से अलग हुए। फैक्शनलिज्म एंड डिवाइडिंग ग्रुप्स, आपस में ग्रुप में मतभेद हो गया। ब्रह्म समाज डिवाइड, ब्रह्म समाज जब आया था तो कुछ अंदर उन्होंने पॉलिसी अप्लाई किया जिससे वो आपस में गुट अलग हो गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का एक पत्रिका चलता था, एक अमृत बाजार पत्रिका चलता था, ये दोनों के जो जर्नल में लड़ाई हो गया न्यूज़पेपर को लेकर, अलग अलग आइडियोलॉजी को लेकर। गोखले और तिलक में कंपटीशन होने लगा। आर्य समाज also British internal division after the death of दयानंद, ये सब चीजें चलने लगी। और क्या हो रहा था, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी पड़ा था एक्सट्रीमिस्ट पर। क्या वो देख रहे थे ना, अवेयर थे, एजुकेटेड थे ना, हर न्यूज़पेपर को पढ़ते थे कि विदेश में क्या हो रहा है, तो देखते थे कि इटली को इथोपियन ने हरा दिया, मतलब इटली यूरोप के थे, और रसिया को जापान हरा दिया। तो देख रहे हैं कि यूरोप पावरफुल तो नहीं है भाई, यूरोप भी हार सकता है। अगर रसिया हार सकता है, इथोपियन सॉरी इटली हार सकता है, तो ये ब्रिटिश क्यों नहीं हार सकता है। इसको भी हारना चाहिए, और इसको हराकर हम लोग रहेंगे, चाहे हमको जर्मनी का हेल्प लेना पड़े, जापान का हेल्प लेना पड़े, या किसी अदर कंट्री का हेल्प लेना पड़े, हरा के रहेंगे। और तभी सुभाष चंद्र बोस ऐसे ऐसे क्रांतिकारी उभर कर आते हमारे बीच। तो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस देखने को मिला, एजुकेशन बढ़ते गया, और ज्यादा अवेयर होते गए, हमारे बच्चे भी अवेयर होते गए, धीरे धीरे और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होते गया। जो भी टैक्सेस थे, साल टैक्स को लेकर ये सब अवेयर होते गए, और साल टैक्स जब आया तो इसको एबॉलिश करने का हम लोग डिमांड रखें। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है क्या, एक्सट्रीमिस्ट का राइज। ठीक है, तो और बताऊंगा कि मॉडर्न आगे जब पढ़ेंगे ना तो स्वदेशी मूवमेंट आएगा। स्वदेशी मूवमेंट क्यों लाए थे स्वदेशी मूवमेंट, इसको एंटी पार्टीशन बंगाल भी कहते हैं, एंटी पार्टीशन बंगाल मूवमेंट। लॉर्ड कौन था, कौन वो वाइसरे था जिन्होंने बंगाल को डिवाइड करने का प्रण लिया था कि बंगाल को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज करेंगे, और किया भी। लॉर्ड कर्जन इतना किया कि बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया और हिंदू डोमिनेटेड एरिया। इधर बंगाल बना, अभी जो उधर बांग्लादेश नजर आ रहा है ना, वही है मुसलमान मेजोरिटी एरिया का। तो आगे देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट जब हो रहा था, लॉन्ग टाइम तक चल रहा था स्वदेशी मूवमेंट बहुत बढ़ चुका था, प्रोटेस्ट बहुत हो रहा था, बाइकआउट मूवमेंट भी चला था कि हम लोग बाइकआउट कर देंगे, जितना भी विदेशी वस्तु यूज कर रहे हैं ना, हर चीज को बाइकआउट कर देंगे। उनके स्कूल में, उनके कॉलेज में, उनके लॉयर में, उनके कोर्ट में कोई नहीं जाएगा हमारे पीपल्स, सब हम लोग एक क्रांति करेंगे। तो मोडिस्ट वाला कहने लगा क्या, ये नहीं, लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएगा। क्यों, वो कहने कि ये विद्रोही कर रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट को कहें, अपने ही लोग कहने लगे कि ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएगा। और मॉडर्न जो नेता थे वो एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट नहीं किए, बंद कर दिए सपोर्ट करना। वो नहीं चाहते थे, मॉडर्न लीडर थे, वो चाहते थे कि धीरे धीरे रिफॉर्म हो, कागज से रिफॉर्म होना चाहिए, पिटीशन डालो, प्रोटेस्ट करो शांति से, विद्रोह नहीं कि बम फेंको, ये करो, कपड़ा जला दो, स्कूल जला दो, ऐसे नहीं मॉडरेट्स कहते थे। मोदी इसलिए मॉडरेट्स करने लगे कि एक्सट्रीमिस्ट का ज्यादा सपोर्ट मत करो। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि बॉयकॉट मूवमेंट पूरे भारतवर्ष में फैले, डेक्कन में भी फैले, बंगाल तक सीमित नहीं रहे, मद्रास, मुंबई, हर जगह फैलना चाहिए। तो ये आइडियोलॉजी थी, मतभेद देखने को मिला था। एक पॉइंट आता है इकोनॉमिक नेशनलिज्म को लेकर, कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म, एक तो इंडियन नेशनलिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म मतलब स्पेशल इकोनॉमिक,
कि ब्रिटिश सरकार ने इकोनॉमी को लेकर क्या क्या किया, हमारा कितना इकोनॉमिक डिग्रेड किया है उसको लेकर है। पहला इकोनॉमिक डोमिनेशन, एक्सप्लेन colonial इकोनॉमिक डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लेन ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, इंडिया से पैसा बहता था उसको एक्सप्लेन किया गया, पीपल के सामने रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझे? तो ज्यादा लग रहा था, इसको इरेज भी आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो। हम्म। स्वदेशी इंडस्ट्री हमारा प्रमोट होना चाहिए, इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिड्यूस होनी चाहिए, लैंड रेवेन्यू रिड्यूस होनी चाहिए। दादा भाई नौरोजी ने ट्रेन थ्योरी दिया, आरसी दत्ता ने क्रिटिसाइज ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी दिया, महानंद गोविंद रनाडे ने प्रमोट इंडियन इंडस्ट्रीज प्रमोट किया, गोपाल कृष्ण गोखले इकोनॉमिक रिफॉर्म सपोर्ट किए। समझ रहे? सर फेल्यूर ऑफ अर्ली कांग्रेस, अब देखो कि कांग्रेस का फेल्यूर भी हुआ नैरो सोशल बेस। कांग्रेस का देखेंगे फेल्यूर और अचीवमेंट्स। जो कांग्रेस थे अपनी डिमांड को, जो डिमांड रख रहे थे वो ब्रिटिश सरकार की तरफ फुलफिल नहीं किया जा रहा था, अनलेस बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस में चल रहा था। अब इसके देखेंगे कि कहाँ तक अर्ली जो कांग्रेस है, पैरेलल कांग्रेस, वो कहाँ तक सीमित रहा था। तो बोला जाता है कि एजुकेटेड पीपल ही पार्टिसिपेट करते थे इसमें, सिर्फ कॉमन मास का पार्टिसिपेशन नहीं था। एक्सेसिव फेथ रखते थे ब्रिटिश जस्टिस में कि ब्रिटिश न्याय करेगा, थ्योरी पर भरोसा रखते थे, मास मूवमेंट नहीं था, लिमिटेड अचीवमेंट था, स्लो पेस था इनका। लेकिन इसका फायदा भी देखा जाता है। फायदा क्या है? नेशनल यूनिटी को बिल्डअप किया इन्होंने, मानता हूँ। आरजी डाल डाल कर, पिटिशन डाल डाल कर बहुत नेशन बिल्डअप किया उन्होंने। डेवलपेशन ऑफ नेशनहुड, राष्ट्रवाद की भावना को एकत्रित किया, पेपर छापे हैं तरह तरह के, जिससे सेंस ऑफ नेशनहुड डेवलप हुआ है, अवेयरनेस क्रिएट हुआ है अगेंस्ट एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश। ड्रेनबेल थ्योरी को पॉपुलराइज किया गया, समझे? स्वदेशी मूवमेंट का बैकग्राउंड मिला, और आगे वाले फ्रीडम स्ट्रगल को भी बैकग्राउंड मिला प्रिपेयर करने का। तो ये सब चीजें हैं जो उभर कर आई हमारे बीच, जिसमें जाने मोडिस और एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी को लेकर क्यों अलग हुए हैं, क्या क्या आइडियोलॉजी था उनकी, और आगे भी पढ़ेंगे सूरत स्प्लिट में, स्वदेशी जब पार्टीशन बंगाल पढ़ेंगे ना, तब उसमें पढ़ेंगे सब चीजें। ये रेज क्यों नहीं हो रहा? कोशिश करूंगा अभी अगला बार से जो भी लिखूं ना, सही अच्छा से लिखूं, बहुत गंदा कर देता हूँ ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।